जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात होगी ईरान युद्ध की, आज बात होगी अमेरिका की, आज बात होगी ईरान की और यूएई की। यूएई की चर्चा यहां इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज बात वहां के हमले की होनी है। मतलब साफ है, आज जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूं वो ईरान युद्ध से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका सीधा संबंध यूएई से है। दरअसल हुआ कुछ यूं है, ईरान का महायुद्ध एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अभी तक जो खबरें आप तक आती थी वो ईरान पर हमले और उसके पलटवार की आती थी, लेकिन जो नई जानकारी इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं उससे आपके माथे पर चिंता की गहरी लकीर आ सकती है। इस बार यूएई पर बड़ा हमला हुआ है और यह हमला अब तक के हुए हमले से थोड़ा अलग था। इस बार हमला सीधा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुआ। जी हां, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि जो जानकारी मैं लेकर आया हूं अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपके माथे पर चिंता की गहरी लकीर आ जाएगी। पूरी दुनिया के माथे पर ऐसी ही एक लकीर आ गई है जब से ये खबर आ गई कि वहां यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर एक ड्रोन से हमला हुआ है। जानकारी यही निकल कर आई, ये जो ड्रोन है वो ईरान की तरफ से आया था और जब से ईरान का युद्ध शुरू हुआ यानी 28 फरवरी को जब ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था, उसके बाद से ही पूरी दुनिया को ये बात पता है कि ईरान अपने ड्रोन से हमले करता है। स्थिति तो इतनी खराब थी कि अपने दो ड्रोन्स शाहिद 131 और शाहिद 136, दो ऐसे ड्रोन्स आईआरजीसी ने यानी कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने ईरान में खुद डेवलप किया है, उससे वो हमले कर रहे थे। पहले दिन से जो पलटवार उन्होंने शुरू किया था वो ड्रोन से ही हमले कर रहे थे और ड्रोन से जिस तरह के हमले ईरान कर रहा था उससे पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल सामने आ गया, क्योंकि उसके जो दोनों ड्रोन्स थे बहुत सस्ते थे, 20,000 अमेरिकन डॉलर में बन जाते थे। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा ट्विस्ट था वो ये था कि अगर ईरान एक छोटा सा ड्रोन 131 यानी शाहिद 131 या 136 से हमले करता था इजराइल के ऊपर या खाड़ी के देशों पर जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे थे, तो उससे रोकने के लिए यानी जो उस ड्रोन से हमले से बचने के लिए इजराइल और अमेरिका में जो सैन्य अड्डे हैं उसमें अमेरिकन सोल्जर्स को जो इंटरसेप्टर चलाना पड़ता था वो 20 लाख डॉलर का था। मतलब ईरान 20,000 अमेरिकन डॉलर के ड्रोन से हमले करता है और 20 लाख डॉलर के इंटरसेप्टर से अपने को बचाता कौन है? इजराइल और अमेरिका। तो यहां पर जो खबर निकल कर आई वो यही आई कि एक ड्रोन से हमला हुआ और वो यूएई के बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहर हुआ और जैसे ही ये ड्रोन वहां गिरा, जैसे ही ये हमला हुआ, वहां पर उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहर में जनरेटर के पास आग लग गई। अफरा तफरी का पूरा माहौल हो गया और अफरा तफरी का माहौल इसलिए हुआ था कि वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जब भी आप खबरें सुनते होंगे, डोनाल्ड ट्रंप की जब धमकियां आप ईरान को सुनते होंगे, उसमें जो सबसे बड़ा जो हमला की जो धमकी आती थी बड़े हमले की डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसमें वो यही कहते थे कि मैं ईरान के सारे पावर प्लांट्स को एक साथ उड़ा दूंगा, सारे ब्रिजेस को एक साथ उड़ा दूंगा। तो अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर लें और अगर वो इतने महत्वपूर्ण है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे यानी ईरान को अंधकार में डुबा देंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वो ड्रोन जनरेटर पर न गिरा होता, जनरेटर वाले रूम में नहीं आया होता, नहीं गिरा होता, हमला वहां नहीं होता, सीधे अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे होता तो मंजर क्या होता। और उसी के बाद से लोगों के माथे पर चिंता की गहरी लकीर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान है, बेंजामिन नेतन्याहू भी परेशान है, यूएई के हुक्मरान भी परेशान हैं और खाड़ी के सारे देश परेशान हैं। उनकी परेशानी का सबब यही है कि ईरान रोके नहीं रुक रहा है। जब 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ था, सबको यही लग रहा था, डोनाल्ड ट्रंप की यही स्ट्रेटेजी थी, उनका यही कैलकुलेशन था कि वो हमला करेंगे, सरकार को मारेंगे, सुप्रीम लीडर को मार देंगे, उसके बाद ईरान में कोई बचेगा ही नहीं जो पलटवार करेगा। लेकिन आज 2 महीने से ज़्यादा हो गया है और ईरान आज भी हमले कर रहा है, आज भी ड्रोन से पलटवार कर रहा है, हमले कर रहा है खाड़ी के देशों में और इजराइल के ऊपर में।
युद्ध तो खत्म हो चुका है। यानी मेरे कहने का मतलब है, जो 28 फरवरी को हमला हुआ ईरान के ऊपर और जो पलटवार ईरान जो कर रहा था, वो 40 दिनों के युद्ध के अनुसार वो खत्म हो गया। उसके बाद सीज फायर चल रहा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 14 दिनों का सीज फायर किया था। उसके बाद उन्होंने ये कह दिया, वहाँ डिवाइडेड ओपिनियंस आ रहे हैं ईरान के हुक्मरानों में, वहाँ के कमांडर्स में। तो जिस दिन वो एक मत होकर के कोई प्रपोजल लेकर आ जाएंगे बातचीत के टेबल पे, तब तक के लिए मैं सीज फायर कर रहा हूँ। तो अभी सीज फायर चल रहा है, युद्ध काल नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी गाहे बगाहे हमले होते रहते हैं। और जो ड्रोन से यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला हुआ, ये उसी की मिसाल है। हुआ ये कि प्लांट परिसर में मौजूद एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर था, वहां पर यह हमला हुआ ड्रोन से और वहां आग लग गई। यह आग प्लांट के बाहरी हिस्से में लगी थी, हमला वहीं हुआ था। और राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। रेडिएशन या परमाणु सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहत की बात है। पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और खाड़ी के सारे देश इस बात से राहत की सांस ले रहे हैं कि जो हमला हुआ था वो जनरेटर रूम पर हुआ था। अगर सीधा न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हुआ होता तो वहां पर सीन कुछ और होता। खैर, बात अगर चर्चा अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे होने वाले हमले की कर रहे हैं, तो यहां पर आपको ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि ऐसे ही हमला डिमोना शहर पे हुआ था, इजराइल में, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। और जो डिमोना शहर का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो इजराइल का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फैसिलिटी है। कहा तो यह भी जाता है कि जो 90 परमाणु बम इजराइल ने बना रखे हैं, वो यहीं स्टोर करके रखे गए हैं। और ऐसे में 2 बार डिमोना शहर पे अगर बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान हमला करने में कामयाब हो जाता है, जो वहाँ पर जो उसका एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, जैसे आप आयरन डोम का नाम जानते हैं, आयरन डोम आने वाले सारे एयरबॉर्न थ्रेट्स को, सारे प्रोजेक्टाइल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है हवा में ही। वैसे ही उसके पास 2-3 लेयर वाले एंटी एयर स्ट्राइक उसके पास मिसाइल सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, जिससे वो आने वाले प्रोजेक्टाइल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन ये जो हमले हुए 2 बार डिमोना शहर में, दोनों ही बार जो बैलिस्टिक मिसाइल से जिसे ईरान ने दागा था, वो सीधा इजराइल की धरती पर गिरे थे। और सबसे खतरनाक कहानी वही निकल कर आई थी कि जो पहला जो हमला हुआ था, जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से चलाया गया और इजराइल की धरती पर गिरा, डिमोना शहर पर गिरा, वो न्यूक्लियर फैसिलिटी के सिर्फ 20 किलोमीटर दूर पर गिरा था। और पूरी दुनिया सिहर गई थी। और ये भी कहा जा रहा है कि डिमोना शहर के न्यूक्लियर फैसिलिटी के 20 किलोमीटर दूर गिरने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स ने बहुत कुछ इस युद्ध का बदल दिया था। यानी अमेरिका और इजराइल को यह लगने लगा था कि इजराइल अब बिल्कुल सेफ नहीं रहा। अगर एक बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे गिर सकता है, और वो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के ठीक बगल में, न्यूक्लियर फैसिलिटी के ठीक बगल में, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर ईरान निशाना अगर सही लगाकर चलाता, अगर वो प्लान करके चलाता कि सीधा न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ही हमला करना है, तो वो हमला वहीं होता। और उसके बाद का जो मंजर होता, अगर परमाणु बम के ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो जाता, तो जो मंजर होता वो कई सदियों तक याद रखती मानवता, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा का पूरा वेस्ट एशिया इसकी चपेट में आ जाता। और इसीलिए अब चूंकि यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फिर से हमला हुआ है, तो अब दुनिया में चर्चा इस बात की होने लगी है कि अगर जल्दी ही ईरान के युद्ध का कोई हल नहीं निकाला गया, तो दुनिया में परमाणु युद्ध होना बिल्कुल तय है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो ईरान का युद्ध का जो मसला है, इसका रास्ता क्या है, इसे खत्म कैसे किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी सिग्नल ना तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहा है, ना ही ईरान की तरफ से आ रहा है कि वो दोनों बातचीत के टेबल पर आ चुके हैं, आ सकते हैं, और फिर से एक बार इस्लामाबाद में या कहीं और दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है। कल का भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि वो तभी मानेंगे जब उनकी शर्तों पर ईरान मानकर तैयार होकर के बातचीत के टेबल पे आएगा। और वो क्या कह रहे हैं, उनकी शर्तें ये है कि ईरान कह दे कि वो परमाणु कार्यक्रम नहीं चलाएगा, यानी परमाणु बम नहीं बनाएगा, और दूसरा वो मुआवजा नहीं मांगेगा और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल देगा।
लेकिन ईरान की तरफ से पहले की तरह आज भी यही कहा जा रहा है कि वो तो 6 महीने के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं और उनकी जो शर्तें हैं, जो शर्तें वो पहले उन्होंने लगा रखा था, वो आज भी बरकरार है। ईरान पहले से भी यही कहता रहा है कि सबसे पहला तो ये कि ये एक लिखित, एक हस्ताक्षर हो जाए, एक एग्रीमेंट बन जाए ईरान और अमेरिका के बीच में, इजराइल भी उसमें शामिल रहे और ये कह दें वो लिखित तौर पे कि दोबारा इस तरह का एग्रेशन, यानी कि जो हमला 28 फरवरी को हुआ और जो हमला 2025 में जून में हुआ था, 12 दिनों का जो युद्ध हुआ था, इस तरह के हमले अब अमेरिका और इजराइल नहीं करेंगे। पहला शर्त तो ये था। दूसरी शर्त उनकी ये थी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ईरान के पास जो भी लेजिटिमेट, जो उसके पास जो राइट्स हैं, जो वैध अधिकार हैं एक राष्ट्र के रूप में, उसका वो पूरी तरह से उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, यानी बरकरार होनी चाहिए। सरल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो उसका मतलब ये निकलता है कि ईरान कह रहा है कि वो परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकेगा, और परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकेगा इसका मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि हम ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे, तो वो नहीं होगा। ईरान कहता रहेगा कि मैं परमाणु कार्यक्रम चलाऊंगा और डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे नहीं, हम समझौता नहीं करेंगे। कल का जो बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, वो भी वही है। अमेरिका यही चाहता है। उन्होंने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर एक पोस्ट भी कर दिया और ये कह दिया कि ये तूफान के आने के पहले की शांति है। मतलब वो कह रहे हैं कि वो चाइना से जब से आए हैं और जो शांति उन्हें दिख रही है वो शांति परमानेंट नहीं है, यानी वो मन ही मन ये कह चुके हैं, मन बना चुके हैं कि वो एक बहुत बड़ा हमला ईरान पर कर सकते हैं। और पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकारों को ये लगने लगा है कि इस बार अगर युद्ध हुआ तो इस बार जो युद्ध है वो परमाणु ठिकानों पर भी हमला हो सकता है और कहीं दुनिया परमाणु युद्ध की ओर ना चली जाए। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि सबसे जो बड़ी शर्त है उनकी वो यही है कि ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है 440 किलोग्राम, वो उसे सौंप दे। भला ईरान क्यों सौंपेगा? ईरान ने अपनी बर्बादी मोल ले ली है। ईरान के ऊपर इतना बड़ा युद्ध थोपा गया है, ऐसे बड़े बड़े हमले हुए हैं। 2025 में भी 12 दिनों का युद्ध हुआ था, अभी 40 दिनों का महायुद्ध हुआ था। और इन सब के पीछे सिर्फ ईरान का अगर परमाणु कार्यक्रम है, अगर मैं तेल के कुओं की बात अलग रख दूं, अगर परमाणु कार्यक्रम ही है, और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उसके पास, ईरान के पास 440 किलोग्राम एनहांस्ड यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है। इसका मतलब साफ है कि जो यूरेनियम उसके पास है 440 किलोग्राम, उसमें जो प्यूरिटी है वो 60% की है। और पूरी दुनिया जानती है, डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात कह रहे हैं कि अगर 60% से वो 80% और 90% तक प्यूरिटी पा लेता है, शुद्धता ले आता है यूरेनियम में, तो वो परमाणु बम बना सकता है। और यही बहाना ले करके कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उस इतने करीब आ गया है परमाणु बम बनाने के ईरान कि वो 440 किलोग्राम से कम वो 9 या 10 परमाणु बम बना सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे थे कि चूंकि वो 60% की प्यूरिटी पा चुका है, तो हफ्ते 2 हफ्ते, महीना भर में वो इसे 80 से 90% तक कर लेगा और वो परमाणु बम बना देगा। तो इसी बात का रट लगाकर बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो कह रहे हैं कि वो 440 किलोग्राम जो यूरेनियम एनरिच्ड है वो उसे सौंप दे, जिसे भला ईरान क्यों मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। और हॉर्मुज स्ट्रेट जो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है पूरी दुनिया के लिए, उसे खुलवाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके लिए वो दौड़ते हुए चीन भी चले गए। हालांकि चीन में उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। चीन में वो 2 मुद्दों पर बातचीत मुख्य तौर पर करने के लिए गए थे। पहला ताइवान, जिसमें चीन ने कह दिया कि अगर आप चीन ताइवान के मुद्दे को सेंसिटिव तरीके से नहीं हैंडल करेंगे तो 2 सुपर पावर्स टकराव की तरफ बढ़ जाएंगे। मतलब चीन ने अपनी धरती पर बुला करके डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे दी कि अगर आप ताइवान पे इंटरफेयर करेंगे, ताइवान के मुद्दे पर चीन से अगर आप लड़ाई लेना चाहते हैं, तो एक भयानक युद्ध भी हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने चीन में ही कह दिया था, वहीं की धरती पर कह दिया था कि भला मैं तो 9,500 किलोमीटर दूर हूं, मैं कैसे यहाँ युद्ध कर सकता हूं? चीन तो सिर्फ 59 किलोमीटर है, तो पास तो वो है, तो मैं तो युद्ध की सोच भी नहीं सकता हूं। वो ये चाहते हैं कि अभी जो ताइवान में स्टेटस को है वही बना रहे, जो यथा स्थिति है वही बनी रहे। तो बात अगर ईरान की कर लें, हॉर्मुज स्ट्रेट की कर लें, जो कि सबसे बड़ी मुसीबत पूरी दुनिया के लिए हो गई है, और यहाँ पर एक बड़ी मुसीबत डोनाल्ड ट्रंप ने फिर खड़ी कर दी है। आपका जानना ये और भी ज़्यादा जरूरी है। ईरान के युद्ध काल में डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने का वेवर दिया था पूरी दुनिया को, भारत को भी दिया था, और कहा था कि चूंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से कच्चे तेल की जो सप्लाई है और जो गैस की जो सप्लाई है वो बंद हो चुकी है और दुनिया में
तेल और गैस की कमी हो गई है, कीमतें बढ़ रही है, तो उससे थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो 16 मई तक रूस को इस बात की परमिशन दे रहे हैं कि वो दुनिया के अलग अलग देशों को कच्चा तेल की सप्लाई कर सके। भारत को भी मिल रही थी, कच्चे तेल की सप्लाई चल रही थी, लेकिन वो जो वेवर था वो 16 मई यानी कि आज से सिर्फ 2 दिन पहले वो खत्म हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने उसे आगे नहीं बढ़ाया। मतलब साफ है कि अब भारत और कई देश रूस से जो कच्चा तेल ले रहे थे वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर रूस लगातार सप्लाई करता रहेगा तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे हर दिन उठकर सवेरे सवेरे कह देते थे, चलो एक दिन उन्होंने कह दिया कि भारत के ऊपर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगा दो, वो रूस से कच्चा तेल आयात कर रहा है, तो वो इस तरह के ऊटपटांग डिसीजन करने लगेंगे और पूरी दुनिया पर असर पड़ने लगेगा। तो पहले हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाने से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन जो तेल और गैस की थी वो बंद हो गई थी, और अब जो वेवर उन्होंने दिया था कि आप रूस से कच्चा तेल ले सकते हैं वो भी उन्होंने बंद कर दिया है। तो जाहिर है आने वाले 1-2 हफ्तों में जो तबाही, जो इकोनॉमी में जो दबाव पड़ने वाला था, जो कीमतें बढ़ रही थी दुनिया में जरूरी की चीज़ों की, तेल की, गैस की, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें जो बढ़ रही थी वो ज़्यादा बड़े रूप में दिखेगा, ज़्यादा दबाव पड़ेगा दुनिया की इकोनॉमी पर। और भारत की बात कर लें तो भारत में भी जिस तरह से गैस की किल्लत हो रही थी, कीमतें बढ़ रही थी, आपको लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही थी गैस के सिलेंडर्स के लिए, पेट्रोल पंप भी लंबी लंबी लाइन आज भी कहीं कहीं लग जाती है, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कमी दिखती है। हालांकि ये बहुत छोटे लेवल पे है, भारत में बिल्कुल पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं है। आप अगर जाएँ तो आपको पेट्रोल भी मिल जाएगा, गैस का सिलेंडर भी मिल जाएगा, हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़े या वक्त ज़्यादा लगे, तो भारत के लिए वैसे भी कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है। लेकिन अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी की बात कर लें तो ये एक बहुत बड़ा दबाव पहले से था हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से, और रूस से कच्चा तेल इंपोर्ट करने पर जो बैन था उन्होंने दोबारा लगा दिया है, तो उसका और ज़्यादा असर पड़ेगा। और ऐसे में अगर हमला यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हो गया हो तो जाहिर है आपके माथे पर बल पड़ेगा, पूरी दुनिया चिंतित हो जाएगी। और इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार और सिक्योरिटी अफेयर्स के जानकार ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा और किसी दिन कोई ड्रोन या कोई बैलिस्टिक मिसाइल्स किसी भी देश के अगर एटॉमिक पावर प्लांट पे सीधा गिर जाता है तो दुनिया में परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैंने बैकग्राउंड में पीछे लिख रखा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला हो गया शुरू, परमाणु युद्ध। यानी क्या ये शुरुआत है एक बड़े परमाणु युद्ध की जो दुनिया देखने वाली है। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर आऊँगा, ऐसी को रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। हाँ, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ पर जाएं, उसे डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।